हिमाचल का चंबा गांव। यहाँ कई जातियों में ऐसी प्रथा है कि घर में चाहे 10 बेटे हो, लेकिन बहू सिर्फ एक ही आती है। ये रिवाज इसलिए है क्योंकि घर में प्रॉपर्टी के लिए लड़ाई झगड़े ना हो और सुख शांति बनी रहे। इसी प्रथा के चलते एक लड़की मंजू का रिश्ता उसके बड़े भाई ने दूसरे गांव के परिवार में तय कर दिया। इस गांव के समाज में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। एक बहू लाते हैं और घर के सब बेटे उसे अपनी पत्नी बनाते हैं। जैसे साझा चूल्हा होता है, ठीक उसी तरह साझी पत्नी का चलन है। मंजू का रिश्ता जहां तय हुआ, वे बहुत ही बड़े धनवान परिवार के लड़कों के साथ में था। वे 9 भाई थे। मंजू इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उनकी जाति समाज का यही नियम रीति प्रथा होने की वजह से मंजू कुछ नहीं कर पाई। उसके अपने घर में 4 भाई थे, जिनकी शादी भी एक ही लड़की से कर ली गई थी। उसके मम्मी पापा ने, भाभी ने भी मंजू को समझाया कि शुरू शुरू में काफी दिक्कत होती है, लेकिन बाद में आदत पड़ जाती है, इसलिए फिक्र मत करना। मंजू ने कहा, मेरे तो 4 भाई हैं, इसलिए तुम किसी तरह एडजस्ट कर लेती हो, लेकिन मेरे ससुराल में तो 9 लड़के हैं, यानी मेरे 9 पति। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी। भाभी ने भी दुख जताया, पर इसमें हम लड़कियां कर ही क्या सकती हैं। ये तो सदियों पुरानी प्रथा चली आई है। अपनी तो दादी नानी पर दादी पर नानी तक ने ये सब ही निभाया है। अफसोस और डर के चलते मंजू की शादी के दिन तक दुखी रही। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। वह यह सोचकर कि 9 पतियों को कैसे संभालेगी। आखिरकार मंजू की शादी का दिन भी आ गया। 9 दूल्हों की बारात बड़ी धूमधाम बाजे के साथ मंजू के दरवाजे पर आ गई। मंजू का दिल जोर से धड़कने लगा। मंजू ने तो पहले ही रो रो कर बुरा हाल बना लिया था। बारात आने पर 9 वरमाला 9 दूल्हों को पहनाई, फिर सब दूल्हों ने 9 वधुमाला मंजू को पहनाई। फिर शादी की रस्म में 9 दूल्हों ने मंजू की मांग 9 बार भरी और 9 लड़ियों वाला एक मंगलसूत्र उन्होंने मंजू को पहनाया। उसके बाद खाने पीने का कार्यक्रम हुआ। फिर मंजू की विदाई हुई। मंजू के सभी पति और सास ससुर बहुत खुश थे, क्योंकि मंजू बहुत सुंदर और सर्वगुण संपन्न कुशल लड़की थी। मंजू का असली इम्तिहान तो अब होने वाला था। जब शादी की रात का समय आया, तो पहले सबसे बड़ा बेटा मंजू के कमरे में आया। मंजू दुल्हन बनी घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसके पहले पति ने उसके साथ और फिर उस कमरे से चला गया। उसके जाने के बाद मंजू दर्द से करहाती रही और जैसे तैसे अपने आप का हुलिया ठीक करके फिर से घूंघट डालकर सेज पर बैठ गई। इसी तरह एक के जाने के बाद दूसरा पति, फिर तीसरा, फिर छोटा आते जाते गए। इसी चक्कर में रात से सुबह के 10 बज गए। 9 दूल्हों के साथ सुहागरात मनाने में मंजू पूरी तरह से बेजान हो गई थी। आखिरकार सास और ननद ने आकर मंजू को किसी तरह ले जाकर नहलाया धुलाया और तैयार करके बिठाया, क्योंकि उनके मोहल्ले की औरतें दुल्हन की मुंह दिखाई के लिए आई थी। मंजू को रात वाली हरकत से मन में इस प्रथा पर नफरत हो रही थी। ये कैसी प्रथा है जिसके आड़े लेकर अनगिनत आदमी एक ही लड़की के साथ ऐसा जुल्म व्यवहार करते हैं। उसे खुद पर घिन आ रही थी। वह पत्नी बनकर आई थी या फिर वैश्यावृत्ति के लिए लाई गई देवदासी बनकर। मंजू को बहुत दर्द तकलीफों से गुजरना पड़ा। रोज रात भर उसे बुरी तरह रौंदा मसला जाता। रोज सारा बदन फोड़े की तरह टीस मारता। उसने अपनी मम्मी को फोन करके अपनी समस्या बताई, तो मम्मी ने समधन से फोन पर बात की और यह निष्कर्ष निकला कि आपसे एक रात में एक ही पति उसके साथ रहेगा। मतलब सप्ताह के 7 रात 7 अलग अलग आएंगे और बाकी जो दोनों सबसे छोटे भाई थे, उनके लिए सप्ताह में दोपहर का समय तय किया गया। अब मंजू की जिंदगी थोड़ी आसान हुई और उसका जख्म, दर्द और कमजोरी, परेशानी काफी हद तक कम हो गए। एक दिन मंजू अपने मायके मिलने गई तो अपने पापा से कहा कि वह ससुराल वापस नहीं जाएगी। उसे दिन रात मशीन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। यह सुन पापा भैया बहुत भड़क गए। क्या कहा कमजरफ लड़की, तू समाज में हमारी नाक कटवाएगी। जरा सीख ले अपनी माँ से और भाभी से, समझी। और मंजू की बुरी तरह पिटाई कर डाली। मम्मी और भाभी ने समझाया, धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा, आदत डाल ले, अपने समाज की प्रथा है, झेलनी तो पड़ेगी ही। अब रोने धोने से कुछ बदलने वाला तो है ही नहीं, इसलिए जैसा भी माहौल है उसी में खुश रहकर जीना सीख ले। उसके बाद भैया ने मंजू को उसके ससुराल छोड़ दिया।
उसके बाद मंजू ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर सब स्वीकार कर लिया। कहते हैं ना, जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी से प्यार तो जरूर होता है। बस यही हुआ मंजू के साथ भी। उसके 9 पतियों में से सबसे छोटा दूल्हा अंकुश मंजू को धीरे धीरे प्यार करने लगा। अंकुश अभी कॉलेज पढ़ रहा था। देखने भागने में तो सभी भाई बहुत अच्छे गबरू जवान थे, लेकिन दिल से पसंद तो मंजू को अंकुश ही था, क्योंकि बाकी पति तो जरूरत पड़ने पर ही बोलते और पास आते, लेकिन अंकुश तो मंजू के दुख सुख का ख्याल करता। उसकी हर बात ध्यान से सुनता और वे जो कहती वे मान जाता और उसकी फरमाइश भी पूरी करता। इस तरह दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और प्यार पनपने लगा। लेकिन उन दोनों का प्यार बाकी पतियों को खाने लगा और उन सबको मंजू से खुंदस होने लगी। अपने भाई को तो वह सभी बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको मंजू से गिले शिकवे होने लगे थे। उनको लगता था कि मंजू बाकियों के साथ तो सिर्फ खाना पूर्ति करती है, लेकिन सही मायनों में सिर्फ अंकुश का ही पूरा पूरा ख्याल रखती है। इसी खुन्नस के चलते उन्होंने अब बात बात पर मंजू को डांटना, मारपीट करना शुरू कर दिया था। मंजू अपने अंकुश के प्यार के खातिर बाकियों का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी। ऐसे में एक दिन मंजू के घर से बुलावा आया। उसकी भाभी को बेटा हुआ था, इसलिए मंजू को अंकुश स्टेशन से बस पर बैठाकर अपनी बाइक पर ले गया और वहीं पर दोनों ने साथ साथ भागने का प्लान बना लिया। अंकुश बोला, मुझे तुम्हारे दुख तकलीफ अब देखे नहीं जाते और मेरे अलावा कोई और तुम पर हाथ उठाए या तुम्हें छुए तो मुझे जलन होती है। मंजू ने भी कहा कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई छूता है तो मुझे खुद से घिन आती है। मैं तो हमेशा से किसी एक का ही सपना देखा करती थी, जो तुम हो। उसके बाद मंजू और अंकुश ने तय किया कि मंजू जब अपने पिता के घर से वापस आएगी तो मैं उसे लेने के बहाने घर से आऊंगा और तिजोरी से रुपए भी ले आऊंगा और दोनों कहीं दूर भाग जाएंगे। यही बात तय करके अंकुश ने मंजू को उसके चंबा गांव जाने वाली बस में बैठा दिया। सुबह से जो मंजू को बस बैठाकर अंकुश घर आया तो शाम हो गई। अचानक शाम को मंजू के पापा ने मंजू के ससुर को फोन किया और पूछा, भाई साहब, मंजू बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची, उसका फोन भी बंद आ रहा है, क्या आप लोगों को उसे नहीं भेजना चाहते? इस पर मंजू के ससुर फिक्र करते बोले, अरे ऐसे कैसे भाई, आप क्या कह रहे हैं? मंजू तो सुबह 8 बजे ही चंबा गांव जाने वाली बस में बैठ चुकी थी और उसे अंकुश ही तो बैठा कर आया था। उसे तो दोपहर तक आपके घर पहुंच जाना चाहिए था। यहाँ से सिर्फ 4 घंटे तो दूर है आपका घर। भगवान, मंजू बेटी कहाँ रह गई? फिर उन दोनों परिवार में कोहराम मच गया। मंजू के दोनों परिवार वाले सरगर्मी से तलाश करने लगे, लेकिन सारी रात बेकार गई। अंकुश सबसे ज्यादा दुखी और परेशान था। उन दोनों ने तो कितने सुंदर सपने देखे थे आने वाले सुनहरे कल के, फिर अचानक क्या हो गया? अंकुश सभी घर वाले, हर रिश्तेदार, हर पहचानने वाले के घर पता कर कर आया। मंजू के पापा और भैया भी हर रिश्तेदार और परिचितों में पूछ लिए। रात भर तलाशने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिल पाया। अंकुश ने तो दुख के मारे खाना पीना भी छोड़ दिया। वह मंजू से सच्चा प्यार करता था। मंजू की गुमशुदगी ने उसे अंदर तक हिला दिया था। 2 दिन तक हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में पता कराया। फिर थक हार कर मंजू के ससुराल वालों ने मंजू के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस भी मंजू की तस्वीर लेकर हर चौकी से पता लगाने में लग गई। उन्होंने अपने एरिया में मंजू के फोटो को सर्कुलेट कर दिया। जिस किसी को भी पता चले वह तुरंत सूचित करे। मंजू के ससुर ने ढूंढ कर लाने वाले को 50,000 का इनाम भी घोषित करवा दिया। इसी तरह पूरे 4 दिन बीत गए, मंजू को लापता हुए। अब तो दोनों परिवार हार चुके थे मंजू की तलाश करते करते। अंकुश तो रो रो कर बीमार पड़ गया था। 5 दिन बाद चंबा गांव की चौकी से खबर आई कि गांव के बाहर वाली नहर से एक औरत की फूली हुई लाश बरामद हुई है। क्योंकि मंजू की तस्वीर हर थाने में पहुंचाई गई थी, इसलिए उस फूली और बुरी तरह सड़ चुकी लाश का चेहरा थोड़ा थोड़ा मंजू के चेहरे से मेल खाता था। इसलिए पुलिस ने तुरंत मंजू के पापा और ससुर दोनों को फोन करके बुलाया। जब दोनों परिवार के लोग मुर्दा घर पहुँचे तो उस लाश के सड़े गले कपड़े और उसके दाएं हाथ पर बने त्रिशूल के गोदने से मंजू की पहचान हुई। वह त्रिशूल बचपन में मंजू ने गांव के मेले से जिद करके बनवाया था। दोनों परिवार रो रो कर बेहाल हो गए। सास ने बताया कि जाते वक्त मंजू सारे जेवर पहन कर गई थी, लेकिन लाश पर तो कोई जेवर नजर ही नहीं आया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम होने के बाद मंजू की लाश उसके ससुराल वालों को दे दी। अंकुश तो और दुखी और ज्यादा बीमार हो गया। मंजू इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। अब सवाल वहीं का वहीं खड़ा था कि आखिर उस मासूम मंजू को किसने मारा।
लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि मंजू की मौत गला घुटने से हुई है। लेकिन क्या मंजू के जेवर के लिए किसी ने गला घोटकर मार डाला और सारे जेवर उतार कर फिर नहर में फेंक दिया? लेकिन फिर भी एक अहम सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था कि मंजू जब बस में बैठी तो गांव आने से पहले उतरी कैसे, और क्यों मंजू की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया गया लेकिन उसके कातिल का कोई सुराग न मिला। इस तरह से 1 महीना गुजर गया। अब तो सब ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मंजू के कातिल को कभी ढूंढा भी जा सकेगा। कोई सबूत है, कोई जानकारी भी तो किसी के पास नहीं मिल पाई थी कहीं से। इसी तरह दिन पर दिन गुजरते गए और मंजू की कहानी आई गई हो गई। सब लोग मंजू को भूल चुके थे, लेकिन अंकुश की यादों में मंजू अभी जिंदा थी। एक रात 2 बजे के करीब अंकुश के मकान के पीछे कुछ खटके की आवाज सुनाई पड़ी। अंकुश का कमरा आखिरी का था और उसके पीछे मकान की खुली जगह थी जहां कुछ खटपट की आवाज से अंकुश की नींद टूटी। उसे शक हुआ कि वहां कोई चोर तो नहीं आया। अंकुश ने अपने कमरे की खिड़की को थोड़ा सा खोलकर देखा तो वह भौचक्का रह गया, क्योंकि वहां उसे बड़े भैया बैठे जमीन में कुछ खोदते हुए दिखाई दिए। अंकुश ने पहले सोचा कि भैया से पूछ लेता हूँ यहाँ इतनी रात गए क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर उसने सोचा नहीं, अगर कोई बताने वाली बात होती तो भैया इस तरह से आधी रात को अकेले छुपकर गड्ढा नहीं खोद रहे होते। इसलिए उसने कोई आवाज किए बिना अपनी खिड़की बंद कर दी और अपने बिस्तर पर आकर सो गया। उसे रह रह कर यही सवाल बता रहा था कि भैया इतनी रात को वहाँ क्या कर रहे थे। लगभग 1 घंटा बीत जाने के बाद अंकुश उठा और फिर कमरे से बाहर की खिड़की जरा सी खोल कर देखा। अब की बार वहाँ कोई नहीं था। अंकुश ने चुपके से अपने कमरे का पीछे वाला दरवाजा खोला और एक खुरपी ढूंढकर उसने बाहर लेकर आया और ठीक उसी जगह गड्ढा किया जहां उसके भैया ने पहले से ही गड्ढा किया हुआ था। लगभग 20 मिनट तक मिट्टी हटाने के बाद अंकुश को एक लाल कपड़े में बंधे हुए कुछ चीजें दिखाई दी। अंकुश ने वो छोटी सी लाल पोटली लेकर गड्ढे से वापस आ गया और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा चलो देखे तो भैया ने इसमें क्या छुपा रखा है। जैसे ही अंकुश ने लाल पोटली खोली उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह सर पकड़कर वहीं धड़ाम से बैठ गया और लगातार उसकी आंखें बहने लगी। अरे ये तो मंजू के जेवर है जो उसने अपने मायके जाते वक्त पहन रखे थे, तो इसका मतलब मेरी मंजू को भैया ने ही मार डाला है। अंकुश का दिमाग चकरा गया और उसे पिछली सारी बातें याद आई। भैया ही थे जो घर में मंजू को सबसे ज्यादा मारपीट और गुस्सा किया करते थे। फिर भी उसने कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार पुलिस को सब सच बताना जरूरी समझा और सुबह होते ही वे अपनी बाइक लेकर पुलिस स्टेशन गए और सारी बात बताकर मंजू के गहने दिखाए। पुलिस ने अंकुश के बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया और उसने ये राज बताया कि वो उससे जलने लगा था। वो अंकुश से प्यार करती थी और उन्हें कोई अहमियत नहीं देती थी और उसके माँ बाप ने उसे अपनी दौलत से बेदखल कर दिया था कि बेड़िया उनके पैरों में मत डालो, औरत भी इंसान है। बेड़िया उनके पैरों में मत डालो, औरत भी इंसान है। उसकी इज्जत करो, उसे संवारो संभालो, तभी हम सब संभल पाएंगे, खुद भी उज्जवल होंगे और सारा देश उज्जवल बनाएंगे। धन्यवाद।